नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पैसा तो बनेगा। सो दिस सीरीज इन कंटिन्यूएशन विद द म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर पार्ट 2. We already uploaded the part 1. If you haven't checked out for the part 1, then please go ahead and first complete that video and then come for the part 2. अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो आप पहले देख लीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आ जाए, ठीक है। So guys, let's start. We already cover up the very basic, very first kindergarten steps for the mutual fund in part 1, that what exactly is the mutual fund. Now we will take one little step more, that is step 2, and we will understand what are the major types of the mutual fund. तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में देख लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो एक स्टेप लेते हैं छोटा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड के मेन टाइप्स क्या होता है। सो हियर आई वांट टू फोकस अबाउट द मेन type under which different mutual funds are defined. I'm not talking about 100, 1000 or 1500 different types of mutual fund. I just want to focus how mutual funds are organized within the industry, right? तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही बात करूँगा कि भाई ये म्यूचुअल फंड को डिवाइड किस तरह से किया गया है। मैं उस चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना और समझने की ट्राई करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मैंने स्लाइड बना दी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देयर आर एक्चुअली टू मेन टाइप्स, दैट इज ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स। नाउ डोंट वरी इफ यू डोंट नो द टर्म्स एंड इफ यू फील दैट दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म, बट दे आर नॉट। अगर आपको पता नहीं है और इसके बारे में आइडिया नहीं है तभी तो हम सीखने के लिए बैठे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में दो मेन टाइप होते हैं, जहाँ से ये इनका इवोल्यूशन हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो उनको बोलते हैं ओपन एंडेड फंड्स और क्लोज एंडेड फंड्स, ठीक है। तो ये भाई क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सो ओपन एंडेड फंड्स, सो एनी टाइम यू कैन एंटर एंड एग्जिट एंड एनी टाइम यू कैन परचेज एंड सेल. So there are not much restriction when it comes to open-ended funds. Okay, let's say there is a fund manager or a bank or a trust which has launched the specific fund, and if they say that it's an open-ended fund, then anytime that you can buy the stocks or shares or units of the mutual fund, and you can anytime sell. So their portfolio will get increase and decrease. Their outstanding shares will increase and decrease, and their NAV, net asset value, the performance of the funds will be calculated on the basis of the total outstanding of the shares. Okay, so in open ended funds में क्या होता है कि आप कभी भी एंट्री एग्जिट कर सकते हो, कभी भी परचेज और सेल कर सकते हो, वो लोग हमेशा रेडी होते हैं ये सब इवेंट्स के लिए, ठीक है। So that is a very basic definition of open-ended funds. I am not trying to make any complex. I want to target the audience who is not aware about the mutual fund at all. तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा प्लेन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, मुझे अभी से नहीं बनानी है। हम जब एक लास्ट वीडियो क्रिएट करेंगे तब मैं थोड़ी एक एडवांस लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। सो व्हेन आई क्रिएट द लास्ट वीडियो इन दिस सीरीज, देन आई विल टॉक अबाउट अ फ्यू एडवांस थिंग व्हेन इट कम्स टू ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड. एज ऑफ नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस. देन ओपन एंडेड फंड डू नॉट ट्रेड ऑन एक्सचेंजेस. देयर इज अ वे इन विच, फॉर एग्जांपल, if there is a mutual fund launched by any company or any trust, then they can have those fund to be traded on the stock exchanges as same as the stock prices. एक तरीका है जिससे अगर कोई कंपनी या ट्रस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है तो एक स्टॉक एक्सचेंज में उनको ट्रेड किया जा सकता है, पर ओपन एंडेड फंड में ऐसा नहीं होगा. ओपन एंडेड फंड्स डू नॉट ट्रेड ऑन stock exchanges. Okay, now NAV is a very a bit complex things to understand, but as of now just get a basic idea that NAV is a net asset value. That is, you have to calculate the assets of your fund, you have to minus the liability, so that comes your net asset, and you have to divide the net asset by the outstanding shares. Okay, so let me give you an example, those who do not understand the NAV concept. NAV means net asset value. That means your total assets minus total liability is equal to net asset. Now you divide it by the outstanding
shares. So that becomes your NAV. तो फंड के लिए एसेट्स होती है जो उनका स्टॉक में जो पूरा इन्वेस्टमेंट किया था है, उसमें से जो जितने एक्सपेंसेस है, जितनी लायबिलिटीज है, वो सब माइनस करने के बाद जब अमाउंट आती है उसको नेट एसेट बोलते हैं। उसके डिवाइड पे उन लोगों ने जितने लोगों को शेयर्स दिए हुए हैं, जितने लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उनके यूनिट्स है वो उनको डिवाइड कर देते हैं। इससे बन जाती है कि नेट एसेट बन जाती है। तो कई बार आप देखते हो कि 35 53 है, 35 है, 22 है। तो ये सब अलग अलग एनएवी कहाँ से आई? क्योंकि उसके जो डिवीजन फैक्टर में आउटस्टैंडिंग टोटल मार्केट में शेयर है। जैसे कि कोई एक कंपनी ने, फॉर एग्जांपल देयर इज अ accumulation of 1000 crores. Okay, now there would be minus expenses, and for example this 1000 crores is owned by, for example, 10 lakh people, 10 lakh units. So this is how your NAV comes out. Okay, this is how your NAV comes out. The performance of 1000 crores minus expenses divided by 10 lakh units. तो इसलिए यहाँ पे ऐसा 53, 35, 22 ऐसा दिखाती है. So net asset value is nothing. Net asset value is your performance of the overall fund. Performance of your overall fund, because you are investing only smaller amount, but fund needs to find out what is their overall performance for the 1000 crores. Yeah, so whether it's a profit or loss, and divided by the expenses and divided by the total units, because you might have 10 units, someone would holding 50 units, someone would be holding 100 units, someone would be holding 200 units. ठीक है, तो इस तरह से उनका कैलकुलेशन किया जा सकता है कि भाई सबका पैसा लेके उन लोगों ने 1000 करोड़ बना के इन्वेस्ट किए, तो वो 1000 करोड़ प्रॉफिट में है कि लॉस में है, उसका कैलकुलेशन इस तरह से किया जा सकता है। और पूरा फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको नेट एसेट वैल्यू में मेजर किया जाता है कि भाई क्या रहा एट द एंड ऑफ द डे, तो वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट द NAV कैलकुलेशन इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, बट जस्ट एज ऑफ नाउ आई एम गिविंग यू अ वेरी बेसिक आइडिया. ओके, and they will be calculated each day. Now what is close-ended fund? Let's see. Close-ended fund, you can enter and exit at specific time. You cannot just enter and exit just like the open-ended fund. They do trade on the exchanges. हाँ, close-ended fund है जो exchanges में trade होते हैं shares की तरह, और उसकी भी NAV तो कैलकुलेट होगी, राइट? कोई भी फंड है उसका NAV कैलकुलेट होगी, पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये NAV के साथ साथ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ये फंड, तो क्या होगा कि NAV में बोलेगी कि NAV एक तरफ होगी और स्टॉक मार्केट में प्राइस एक तरफ होगी. कई बार क्या होता है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि भाई क्लोज एंडेड फंड में ऐसा क्यों होता है. क्लोज एंडेड फंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, तो क्या होता है उसकी प्राइस अप एंड डाउन होती है. अब जैसे कि रिलायंस का एग्जांपल ले लो, रिलायंस इंडस्ट्री है, वो प्रॉफिट भी करेगी, लॉस भी करेगी, और उसका रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन इन स्टॉक प्राइस. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कई बार लो प्रॉफिट हो तो भी स्टॉक प्राइस हाई हो. ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशन रहता है ना, द काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, द सेम थिंग विल हैपन इन क्लोज एंडेड. NAV versus their current trading price in market. तो कई बार क्या होगा कि NAV का परफॉर्मेंस इतना हाई नहीं होगा, सो NAV प्राइस इस तरह से भी होगा, और कई बार ऐसा भी होगा कि NAV और प्राइस. तो ये प्रीमियम और डिस्काउंट बोलते हैं इसको, कि कई बार आपका फंड परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहा होगा और उसकी ट्रेडेड वैल्यू ऊपर नीचे होगी, तो इससे भी आपको फायदा हो सकता है. तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी है तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी ज्यादा है, क्योंकि ये मार्केट में लिस्टेड है तो लोग उस पर ट्रेड करते रहते हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस, तो इसका भी एक फायदा मिलता है. सो क्लोज एंडेड फंड ट्रेड एंड एक्सचेंजेस एंड NAV इज अफेक्टेड बाय द प्राइस एज सेम एज द स्टॉक, राइट? थोड़ा और देख लेते हैं और इसमें क्या होता है. थोड़े डिफरेंसेस मैंने किए कि इन ओपन एंडेड फंड यू कैन हैव द कंटिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग.
As an investor, you can have the continuous buying and selling, and they will keep adding the new units and new shares in the market. However, in the close-ended fund, it's a fixed capital and fixed number of units. So if they are announcing 10,000 units, then just you have to play within those 10,000 units. They are not going to introduce more units in the market. So if you want to buy the close-ended fund, you just have to buy from someone else, from the stock market itself. You cannot right away buy the new units the way you are buying in open-ended fund. ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऑफ यूनिट होगा, जैसे कंपनी की एक पेड अप कैपिटल होती है उस तरीके से. ठीक है, तो एक न्यू फंड ऑफर के थ्रू वो लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. जैसे आईपीओ आता है उस तरीके से इसका आता है, एनएफओ आता है. ओपन एंडेड फंड है, डू नॉट ट्रेड इन ओपन मार्केट, वो हमने सीख लिया. और ये जो क्लोज एंडेड फंड है उसको आईपीओ की तरह ही लॉन्च किया जा सकता है मार्केट में, उसको बोलते हैं एनएफओ. ठीक है, फिर से एनएवी का कंसेप्ट आ गया कि परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन एनएवी फॉर ओपन एंडेड. हाउएवर ओवर हियर क्लोज एंडेड फंड में उसकी प्राइस और डिमांड सप्लाई पे होता है. ठीक है, मैंने फिर से बताया कि एनएवी मतलब टोटल जो नेट एसेट होता है उसको आउटस्टैंडिंग यूनिट्स जो शेयर्स है उसमें डिवाइड कर दो तो आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी आ जाएगा. और यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई एनएवी एक्चुअल कैलकुलेशन होगा, पर फिर से प्राइस लो और हाई हो सकती है एनएवी में. और ओपन एंडेड फंड में डेली कैलकुलेशन किया जा सकता है एनएवी का, और ये क्लोज एंडेड फंड में वीकली कैलकुलेशन वो लोग करते हैं मार्केट का. ठीक है, एंड हो जाने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, तो मैं अभी कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल आपको एक साइट पे ले जा सकता हूँ कि ये है कि मैंने सर्च कर रहा था तो मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये क्या है कि एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड, इसको ग्रोथ फंड बोलते हैं. ठीक है, ये देखेंगे कि ये प्लान रेगुलर मतलब होता क्या, वो सब बात की बात है. पर अभी देखो ये उसकी एनएवी बता रही है. ठीक है, एनएवी उसकी नेट एसेट वैल्यू ये लोग हर रोज ट्रैक करते हैं. तो कल से आज में इतना फर्क पड़ा है तो 170. तो आपको हमको पता चल गया कि एनएवी कहाँ से आई होगी. तो इस फंड की जो नेट एसेट होगी उसको डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर किए होंगे. तो देखो कि दोस्तों यहाँ पे मनी कंट्रोल ने क्या किया हुआ है कि दे आर गिविंग यू चार्ट एंड एवरीथिंग अबाउट 1 year 2 year फॉर द एनएसई एंड दे आर कंपेयरिंग द बेंचमार्क इंडेक्स. तो उसका परफॉर्मेंस आप इसके एक कोई भी एक इंडेक्स के अगेंस्ट में आप उसको मेजर कर सकते हो कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के कंपैरिजन में इसने कितना एंटर दिया है. तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है. फिर ये देखो, दिस इज देयर एनएवी एंड दिस इज हाउ द एनएवी रिटर्न्स 1 month, 3 month, 6 month, 1 year. So 5 years, average 5 years, it has given 20% return. So it's really good, right? Because in mutual fund, you are not going to invest for like 3 months or 6 months, right? And there is absolute return. We'll learn about the absolute return, but just take a view about it. And then there are some comparison over here. यहाँ पे थोड़ी comparison की गई है कि क्या है. ठीक है. अब इसका थोड़ा और ज़्यादा देखते हैं. यहाँ पे left hand side you have all the filters. Over here you will see the assets. तो उसके assets में कितना ऊपर नीचे हो रहा है. तो टोटल इन लोगों ने जहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा ना, यहाँ पे ऐसा हो रहा है. ये क्या हुआ होगा, शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं. और यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो कि भाई क्या हो रहा है. फिर एक दूसरा है, ये देखो, ये थोड़ा देखने में मजा आएगा. काफी लोगों ने ये देखा ही नहीं होता. ये जो मैग्नम फंड है वो क्या है, तो मिल गया ना मुझे. दिस इज अ ओपन एंडेड फंड. इन्वेस्टमेंट प्लान मीन ग्रोथ. So it will largely focus on equity, right? If you want a growth. Launch date is 1994. Benchmark के बारे में पढ़ेंगे कि what is benchmark. Asset size. So they have total under asset management is 3,253 crore, right? Minimum investment, that is the first time investment that you can make 5,000. Most of the time when they say minimum investment is your entry. You can enter with 5,000 and later on you can start adding like 1,000, 2,000. And who is the fund manager? Anup Upadhyay. So you can track all the things done by Anup Upadhyay. Okay. Now entry load. Entry means when you enter, is there any fee? So they are saying no. Exit load. So when you want to sell or when you want, then 1%. So we will understand that what are these charges. It's not that simple. It's very complex. Okay. And they have given the address and everything. Okay. Now this is very interesting. See this page. मैंने क्या किया कि ये सब पेज पहले से ओपन कर दिए ताकि वो लोड होने में प्रॉब्लम ना हो. सो हाउ डिड आई गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, स्नैपशॉट. एंड आई ऑलवेज टेक द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो इज दिस फॉर्म, ओवरव्यू एंड होल्डिंग्स. सो राइट नाउ आई एम इन होल्डिंग्स. दिस मीन्स what is the holding of this fund, SBI Magnum, sector allocation.
ऑटोमोटिव में कितना इन्वेस्ट किया है, इंजीनियरिंग में कितना किया, बैंकिंग में, केमिकल्स में, ये सब में। तो देखो म्यूचुअल फंड में लोग क्या करते, कुछ भी तो नहीं करते हैं। आपका जो पैसा है 500, 1000, 2000 भरते, वो लोग कहाँ ये लोग ने ला के लगा दिया, देखो यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड देखो, अप्रैल 30 तक का उसमें बताया उन लोगों ने मारुति सुजुकी में पैसा डाला हुआ है, 240 करोड़ रुपए डाला हुआ है मारुति सुजुकी में। देखो डिविस लैब्स में है, पीएनजी में, ग्रुप फाइनेंस में है। देखो ये सब आपका फुल पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो पूरा दिख जाएगा। तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि मुझे स्टॉक मार्केट में नहीं आता इसलिए मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ, तो एट द एंड ये लोग पैसा आपका कहाँ डाल रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है ये म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज वेरी सिंपल. They have made it very complex and then they are advertising that mutual fund is simple and it's a risk free investment. Nothing, they are just directly investing in the stock market. Just look at them, and here is their percentage contribution. जो हमने जो फंड अमाउंट टोटल देखी थी वो इस तरह से ये लोग अलग करते हैं। फिर इसने बोला एसेट एलोकेशन, इक्विटी में कितना डाला, डेट में कितना डाला, क्योंकि ये ग्रोथ फंड है तो ज़्यादातर वो लोग डेट में नहीं जाएंगे, तो उसने इक्विटी में ही 98 डाल दिया। फिर टॉप 5 जो शेयर्स है उसमें 24% होल्डिंग है, तो ये सब है। तो यार ये एट द एंड ऑफ द कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब काफ़ी सारे अब यहाँ पे हर एक फिल्टर देख सकते हो आप, ठीक है। डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हो, ये लोग डिविडेंड भी कई बार करते हैं। फिर एसेट ब्रेकअप देखना हो तो सब कुछ देख सकते हो। यू कैन नेविगेट बाय योरसेल्फ। अब हमने क्लोज, अब ये ओपन एंडेड फंड था, राइट। यहाँ पे एक पेज था, इसमें क्या लिखा था कि ये ओपन एंडेड फंड है, राइट। अब हमें क्लोज एंडेड फंड इसका देख लेते हैं। एसबीआई का ये उसको नाम दिया गया है, इन लोगों ने दिया है कि एसबीआई इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड रेगुलर प्लान जी। अब अपने समझेंगे बाद में कि व्हाट इज रेगुलर प्लान एंड व्हाट इज डायरेक्ट प्लान, पर एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन, ओके। डाइवर्सिफाइड इक्विटी, डाइवर्सिफाइड, ओके। एंड हियर इज सेड दैट इट्स नॉट रिटन बाय क्राइसिल, सो लेट इट गो। Here are the return. It is a newly launched scheme. As far as I know, I need to check when this was launched. So that's why the returns are not reflecting, and they are not much. In 2 years, it has given 21%. So that is actually good. So let's see when this was launched. Okay, it's a new launch. It's already launched in 2015. It's a close-ended. Asset side सिर्फ 151 करोड़ की ही asset मैनेज करनी है उनको, ज़्यादा नहीं करनी है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से शुरू किया है, ठीक है। और इज अ 3 ईयर, तो मैंने बोला था ना एक स्पेसिफिक पीरियड होता है इनका। ओपन में ऐसा नहीं होता है, क्लोज में ऐसा स्पेसिफिक पीरियड होता है। अगर आपको जल्दी निकलना है तो आपको किसी और को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड तो अभी देगा नहीं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे इन लेंगे एंट्री लोड नो, एग्जिट लोड नो, अच्छा है। बट वी स्टिल नीड टू फाइंड आउट द वेदर दिस इज एक्यूरेट और नॉट। फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो देखेंगे ना दोस्तों, पोर्टफोलियो देखे बिना तो कैसे चलेगा। ये देख लो, ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी शेयर है, तो इसने क्या किया है, एसेट एलोकेशन इक्विटी में ही 98% डाल दिया, ठीक है। फिर क्या किया है, बैंकिंग फाइनेंस सबसे ज्यादा होल्ड करके बैठा है, ऑयल केमिकल्स, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई का फंड ने सबसे ज्यादा पैसा रखा हुआ है एचडीएफसी बैंक में, देखो। फिर ये सब कंपनियों में डाला हुआ है पैसा, देखा। So you need to ask all these questions to the person who is selling mutual funds to you. So at the end of the day, if you are saying that I don't know about the stock market and just for saving purposes I am investing in the stock market, so you are wrong. क्योंकि आपका पैसा देखो, ये क्वांटिटी भी उन लोगों ने बता दी। इतना क्लियर पिक्चर तो आपको कौन बताएगा, कौन कौन जगह पे कितना कितना शेयर उन लोगों ने क्वांटिटी यूनिट्स परचेस किए, वो सब उसने दिखा दिया, देखा। देखो नेट करंट एसेट भी वैल्यूएशन उसने ला दिया, क्योंकि इनमें से जो उन लोगों ने पैसा डाला है आपका जो 151 करोड़ है ना इसका, तो ये देख लो, ठीक है। सो यू कैन सर्च एवरीथिंग, इट्स ऑल अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू कंसेप्ट एंड आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी, बट जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, ओके। So I'm now going to end this video because I want to make it very simple, and we will move further one step more. You will start to understand that what kind of different plans are available, direct plan, regular plans, what else are available, what is the meaning of those things, okay. So keep connected through this channel, and we will learn more. And if you have any questions, you can just email me at PaisaToBanega.com. Our site is under progress right now, and you can join the Facebook group, guys, okay. So thank you so much, and I wish you lots of love and happiness in your life. Thank you so much.